सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लास्ट टाइम हमने किस चीज़ की बात की थी? वालेकुम सलाम। आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन और पॉलिसी आइट्रेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन और पॉलिसी आइट्रेशन, these two are different algorithms. ठीक, what is iterative policy evaluation? यानी पॉलिसी एवेल्यूएशन कहते किसे हैं? What is policy evaluation? हाँ, लेकिन उसके लिए हम किस बेस पे कहते हैं कौन सी पॉलिसी बेहतर है? वैल्यू ऑफ द स्टेट। तो जब हम वैल्यू ऑफ द स्टेट्स निकालते हैं अंडर एनी पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी एवेल्यूएशन। और पॉलिसी एवेल्यूएशन के फिर डिफरेंट तरीके हम पढ़ चुके हैं, दो तरीके पढ़ चुके हैं। एक तरीका क्या था कि हम हर स्टेट के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन के थ्रू, और उन तमाम इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। दैट इज़ वन वे ऑफ पॉलिसी एवेल्यूएशन। अनदर वे ऑफ पॉलिसी एवेल्यूएशन इज़ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक, डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मल्टीपल आइट्रेशंस हम करते हैं, लास्ट आइट्रेशन की वैल्यू को यूज़ करके न्यू आइट्रेशन की वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं। सो चूँकि वो बार बार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन। सो आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन इज सिंपली डिटरमिनिंग दी वैल्यूज ऑफ द स्टेट यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, पॉलिसी एवेल्यूएशन को हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम पॉलिसी एवेल्यूएशन या प्रेडिक्शन भी करते हैं, लेकिन हमारा मेन गोल क्या होता है? कंट्रोल। सो व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल? फाइंडिंग द ऑप्टिमल पॉलिसी। पॉलिसी एवेल्यूएशन कैन ओनली लेट अस कंपेयर द पॉलिसीज, लेकिन कौन सी पॉलिसी सबसे बेहतर है उसको डिटरमिन करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम अदर एल्गोरिथम्स। ठीक, तो कंट्रोल में हमारे पास एक एल्गोरिथम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी आइट्रेशन, और जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड वैल्यू आइट्रेशन। सो ये दोनों कंट्रोल एल्गोरिथम्स हैं। पॉलिसी आइट्रेशन में क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, हम आइट्रेटिवली एक पॉलिसी डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द पॉलिसी एवेल्यूएशन। So this was the algorithm for the policy iteration using iterative policy evaluation. सबसे पहले हर स्टेट को हम कोई रैंडम कोई भी रियल वैल्यू असाइन कर लेंगे। इट डजंट जरूरी नहीं कि वो ज़ीरो ही हो, एनी वैल्यू वी कैन इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हर स्टेट को हम एक पॉलिसी के थ्रू एक एक्शन असाइन कर रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है? बेसिकली ये कौन सी पॉलिसी है? जब आप हर स्टेट को एक एक्शन असाइन करते हैं, जैसे डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। ठीक, तो ये भी हम रैंडमली कोई भी किसी भी स्टेट को कोई भी एक्शन हम रैंडमली असाइन कर लेंगे। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट। सेकेंड पार्ट में फिर हम क्या करते हैं? पॉलिसी आइट्रेशन में पहले हम पॉलिसी एवेल्यूएशन करते हैं। पॉलिसी एवेल्यूएशन मीन्स कि फर्स्ट वी ट्राई टू डिटरमिन दी वैल्यूज ऑफ द स्टेट, और अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे दैट विल बी कॉल्ड आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन। ये जो कोड है ये किसका है? ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं वालेकुम सलाम, कि हर स्टेट की पुरानी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, उसकी न्यू वैल्यू हम निकालते हैं बेस्ड ऑन दिस बेलमैन्स इक्वेशन। एंड यू कैन सी कि बेलमैन इक्वेशन तो ये होती है। वैसे ज़रा बताएं बेलमैन इक्वेशन क्या होती है? अब आज क्विज भी है तो ज़रा जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा आपका। बेलमैन्स इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द स्टेट इज सिंपली कि पहले आप हर एक्शन को कंसिडर करेंगे अंडर अ पॉलिसी, फिर वो एक्शन आपको किस किस न्यू स्टेट और किस किस रिवॉर्ड पे लेके जाएगा, उनकी प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड के साथ, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक, दिस इज बेलमैन्स इक्वेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टर्म भी होती है, लेकिन अगर हम पॉलिसी एवेल्यूएशन में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये टर्म नहीं है, बिकॉज पॉलिसी इज डिटर्मिनिस्टिक। हमने पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक ली है। डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है कि हमने इनिशियली हर स्टेट को एक एक्शन असाइन किया हुआ है, तो दैट्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो वैल्यू ऑफ द स्टेट निकाल रहे हैं। ये भी बेलमैन्स इक्वेशन ही है,
लेकिन चूंकि डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी हम निकाल रहे हैं, दैट्स वाई ये वाला जो टर्म है वो इसमें नहीं है। तो वैल्यू ऑफ द स्टेट यूजिंग द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द स्टेट्स, ठीक। और फिर हम क्या डिटरमिन करते हैं कि हर स्टेट की वैल्यू जब हमने एक आइट्रेशन में निकाल दी है तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आया है हमारे पास। तो जब तक वो मैक्सिमम डिफरेंस एक खास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा, तब तक हम वैल्यूज ऑफ द स्टेट्स निकालते रहेंगे। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग हो जाएगा, ठीक। जब हमारे पास वैल्यूज ऑफ द स्टेट कन्वर्ज हो जाए, यानी हर स्टेट की कोई वैल्यू हमें मिल जाए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पॉलिसी इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी उन वैल्यूज की बेस पे एक न्यू पॉलिसी डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी स्टेबल को ट्रू कर दिया, ठीक। और फिर हर स्टेट के लिए पुरानी पॉलिसी ने जो एक्शन बताया था उसको सेव कर लिया, और ये जो वैल्यूज हमने ऊपर निकाली हैं इसके बेस पे हर स्टेट के लिए हम वो एक्शन लेंगे जो कि इन वैल्यूज को मैक्सिमाइज करके देगा। आर मैक्स क्या मतलब है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें वो एक्शन चाहिए जो कि हमें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करके दे। दैट एक्शन विल बी इन द न्यू पॉलिसी, वो इस स्टेट का एक्शन हो जाएगा। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये हम क्यों करते हैं, ठीक। हमारे पास इस स्टेट का न्यू एक्शन आ गया, अगर तो ये न्यू एक्शन ओल्ड एक्शन के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि पॉलिसी इंप्रूव हुई है, तो पॉलिसी स्टेबल को फॉल्स करो और हमें दोबारा से करना है। और ये काम कब तक करना है कि जब तक आपके पास स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल मीन्स कि अगर ओल्ड एक्शन आपका न्यू एक्शन अगर ओल्ड एक्शन के बराबर ही बार बार आ रहा है, इट मीन्स कि आप ऑप्टिमल पॉलिसी तक पहुंच चुके हैं, अब इसमें मजीद इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं हैं, ठीक। तो अगर तो पॉलिसी स्टेबल हो जाए तो स्टॉप करो, और अगर पॉलिसी स्टेबल नहीं है देन अगेन गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में अब क्या हो जाएगा, अब आप पिछले इस वाले की पॉलिसी को लेंगे, ये जो नई पॉलिसी आई है इसके बेस पे आप दोबारा से वैल्यूज ऑफ द स्टेट निकालेंगे, दोबारा से न्यू वैल्यूज आएंगी, उन न्यू वैल्यूज के बेस पे आप दोबारा से एक न्यू पॉलिसी डिटरमिन करेंगे। अगर तो वो न्यू पॉलिसी डिफरेंट है, इट मीन्स कि अभी भी हम ऑप्टिमल पॉलिसी तक नहीं पहुंचे, हम दोबारा इस न्यू पॉलिसी को यहाँ प्लग इन करेंगे। सो बेसिकली कुछ इस तरह की डायग्राम जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, कुछ भी हो डजंट मैटर, इंप्रूव करेंगे। सो वैल्यू ऑफ द स्टेट हम कुछ लेते हैं, हम इनिशियली कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, कौन से एल्गोरिथम को यूज़ करके, पॉलिसी एवेल्युएशन को यूज़ करके हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक स्टेट की वैल्यू आ जाए जो कि कन्वर्ज हुई हो। फिर इन वैल्यूज को यूज़ करके हम क्या करते हैं, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट को यूज़ करके हम कोई न्यू पॉलिसी निकालते हैं। फिर इस पॉलिसी को दोबारा से हम प्लग इन करते हैं, दोबारा से इस पॉलिसी के तहत हम दोबारा से हर स्टेट की वैल्यू निकालते हैं और हमारे पास कोई और वैल्यू आ जाएगी, और अगेन इसको यूज़ करके एक और पॉलिसी आ जाएगी। तो बेसिकली ये इट शुड बी कन्वर्ज टू समथिंग लाइक दिस। यहाँ से पॉलिसी बार बार चेंज होगी, वहाँ से वैल्यूज चेंज होगी, फाइनली हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द स्टेट एंड ऑप्टिमल पॉलिसी हमारे पास आ जाएगी, ठीक। अगर हम डिटरमिनिस्टिक केस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम और आर ना भी दे तो नहीं, डिटरमिनिस्टिक केस में पॉलिसी डिटरमिनिस्टिक है, यानी वो आपको ये बता रहा है कि इस स्टेट में आपने एक एक्शन लेना है, लेकिन नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अब वो एक्शन जो एक ही एक्शन है, हो सकता है कि वो आपको डिफरेंट एस प्राइम में लेके जाए विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, और हो सकता है कि एक ही एस प्राइम में फिर आपके पास डिफरेंट रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज भी हो। तो अब तक जो हमने एग्जांपल डिस्कस की हैं, यूजुअली इसमें हम इस चीज़ को भी क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अब तक जो हमने जितनी एग्जांपल डिस्कस की हैं उसमें यूजुअली ये भी 1 होता है, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे, इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट मिलेगी, आई विल ट्राई कि आज अपलोड हो जाए, तो उसमें आपके पास डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक। सो दैट वाज पॉलिसी आइट्रेशन। इसको पॉलिसी आइट्रेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज हम बार बार एक न्यू पॉलिसी डिटरमिन करते हैं जब तक कि हमें यकीन हो जाए कि ये जो न्यू पॉलिसी है ये हमारे पास ऑप्टिमल पॉलिसी है, ठीक। क्लियर है। पॉलिसी आइट्रेशन में और आइट्रेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है, दोनों में वर्ड आइट्रेशन यूज़ हो रहा है, बट ये पॉलिसी इवैल्यूएशन जो है वो वैल्यूज़ को निकालता है, पॉलिसी आइट्रेशन का एक पार्ट पॉलिसी इवैल्यूएशन है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ पॉलिसी इम्प्रूवमेंट। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी नोट किया था कि हमारे पास जो
पॉलिसी होती है वो बहुत पहले कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाती है एज कंपेयर टू वैल्यूज। नजर आ रहा है आपको? देखें k इज इक्वल टू 0 के लिए कुछ वैल्यूज हमने एज्यूम की, फिर ये वैल्यूज चेंज हुई, दोबारा से चेंज हुई, ठीक, इस तरह चेंज होती रही। और हम ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे? जब तक कि हमारे पास कोई मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो एक थ्रेशोल्ड से कम ना हो जाए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत पहले कन्वर्ज हो चुकी थी। अभी वैल्यूज ने कन्वर्ज नहीं हुई लेकिन पॉलिसी कन्वर्ज हो चुकी थी। देखें इस पॉलिसी में और इस पॉलिसी में कोई फ़र्क है? हालांकि इनकी वैल्यूज में फ़र्क है, ठीक। इसका क्या मतलब है कि पॉलिसी पहले से ही कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। वैल्यूज में तो चूंकि फ़र्क होता है ना, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। देखें इस केस में क्या हो रहा है, -2.4 और -6.1 वैल्यूज में फ़र्क है, लेकिन इवन इन दोनों स्टेट्स में भी बेस्ट पॉलिसी क्या थी कि आपने टुवर्ड्स लेफ्ट जाना है, ठीक। इसी तरह तो इससे हम क्या मतलब निकालते हैं कि क्या हमें बजाय इसके, अब पॉलिसी आइट्रेशन में क्या हो रहा है, पॉलिसी आइट्रेशन में आप एक स्टेट की वैल्यू को जब तक कन्वर्ज नहीं हो जाती तब तक आप उसको डिटरमिन करते हैं, विच इज़ थोड़ा सा वो हमारा टाइम वैसे अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर वैल्यूज कन्वर्ज ना भी हो तो हम पॉलिसी कन्वर्ज होनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बजाय इसके कि हम हर स्टेट की वैल्यू को उसके आखिर तक ही पहुंचाएं, यानी मल्टीपल आइट्रेशंस करते रहें, वैल्यू आइट्रेशन क्या करता है कि वो एक स्टेट की वैल्यू को सिर्फ एक आइट्रेशन के लिए डिटरमिन करता है, बार बार डिटरमिन नहीं करता, और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के एक्शन चूज करता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट एल्गोरिथम फॉर वैल्यू आइट्रेशन। अच्छा एक और बात देखें, ये वैल्यू ऑफ जो स्टेट हमने निकाली थी ये हमने बेलमैन इक्वेशन यूज की थी। आपको याद है एक और इक्वेशन भी होती है बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन, वो क्या थी? ठीक, तो मैक्स, तो बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज बेलमैन्स इक्वेशन। और जो बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी है वो क्या होती है कि चूंकि आप ऑप्टिमैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, तो कोई एक एक्शन ही होगा जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये चीज़ हट जाती है, हम लगाते हैं मैक्स ओवर ए और आगे से यही इक्वेशन ही होती है। स्टार। तो पॉलिसी आइट्रेशन में हम बेलमैन्स इक्वेशन यूज करते हैं, वैल्यू आइट्रेशन में हम बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन यूज करेंगे। इट मीन्स के इस लूप में क्या चेंज होगा, हम यहाँ पे मैक्स लगा देंगे, आर मैक्स नहीं मैक्स निकालेंगे, ठीक। यानी हर दफ़ा हम स्टेट की वो वैल्यू निकालते हैं जो कि हमें मैक्सिमम मिलती है, ठीक। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो ऑलरेडी हमारे पास हर स्टेट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी होगी, ऑप्टिमल वैल्यू आ चुकी होगी। जब ऑप्टिमल वैल्यू आ चुकी होगी तो फिर हमें यहाँ पे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लगानी होगी कि इन ऑप्टिमल वैल्यूज़ के बेस पे जो हमें आर मैक्स होगा वो हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी होगी। दिस इज पॉलिसी आइट्रेशन एंड दिस इज वैल्यू आइट्रेशन। फर्क क्या है, वैल्यू आइट्रेशन में यू कैन सी कि वही है, इनिशियलाइज हमने उसी तरह किया है, ठीक। अच्छा, और टर्मिनल स्टेट्स की वैल्यू हमेशा 0 होती हैं, और यहाँ पे सिर्फ फर्क यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे फर्क आ रहा है? यहाँ पे हम बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन लगा रहे हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द स्टेट। तो क्या होगा, जब ये पहला वाला लूप खत्म होगा तो आफ्टर दिस लूप फिनिशेस हमारे पास ऑलरेडी कौन सी वैल्यूज आ चुकी होंगी, ऑप्टिमल वैल्यूज आ चुकी होंगी। आपके पास ऑप्टिमल वैल्यूज आ चुकी हैं तो आपने सिर्फ क्या करना है, हर स्टेट की ऑप्टिमल वैल्यू पे आपने आर मैक्स निकालना है कि वो कौन सा एक्शन है जो हमें ये स्टेट की ऑप्टिमल वैल्यू दे रहा है, दैट विल बी द ऑप्टिमल एक्शन फॉर दैट स्टेट। तो क्या डिफरेंस हुआ पॉलिसी आइट्रेशन में और वैल्यू आइट्रेशन में? पॉलिसी आइट्रेशन में सिर्फ बेलमैन्स इक्वेशन यूज होती है, ठीक है, और फिर हम बार बार पॉलिसी को आइट्रेट करना पड़ता है, ठीक।
जबकि वैल्यू आइट्रेशन में हम बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन यूज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द स्टेट, और एक ही लूप यूज हो रहा है, और जब एक दफ़ा ऑप्टिमल वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर हमें एक ही दफ़ा उस पर एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी एंड दैट विल गिव अस द ऑप्टिमल एक्शन। देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो रही है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो सिर्फ पॉलिसी एवेल्युएशन में है, ये भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। व्हाई इट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग? बिकॉज आप पुरानी वैल्यूज को यूज़ करके वी एस प्राइम की पिछली आइट्रेशन की वैल्यू को यूज़ करके वी एस फाइंड करेंगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिर्फ पॉलिसी एवेल्युएशन में यूज़ हो रही है। हम जो बात कर रहे हैं ना वो है कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल पॉलिसी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ जो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग से निकाली है। तो ऑप्टिमल पॉलिसी निकालने के दो तरीके हैं, एक है पॉलिसी आइट्रेशन और एक है वैल्यू आइट्रेशन। पॉलिसी आइट्रेशन में क्या करते हैं कि आप हर स्टेट की वैल्यू को एक पॉलिसी के तहत हर दफ़ा निकालते हैं, उस पर फिर आप मैक्सिमम निकालते हैं, एक न्यू पॉलिसी आती है और न्यू पॉलिसी पे दोबारा से इवेल्युएशन करते हैं। जबकि वैल्यू आइट्रेशन में आप पहले ही ऑप्टिमल वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं, और जब ऑप्टिमल वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं तो उस पर आप सिर्फ एक दफ़ा आर मैक्स निकालते हैं, दैट विल गिव यू दी ऑप्टिमल एक्शन। सो दिस इज़ वैल्यू आइट्रेशन। अब ये चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर तब होती हैं जब आप असाइनमेंट के थ्रू खुद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दोनों से आपके पास ऑप्टिमल वैल्यूज और ऑप्टिमल पॉलिसी ही आएंगी, बट यू कैन सी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पिछले के मुकाबले में कम है। वहाँ पे वैल्यू आइट्रेशन ये है कि पहले आप पॉलिसी एवेल्युएशन ही करें, लेकिन पॉलिसी एवेल्युएशन में आप क्या करें कि मैं ऑप्टिमल वैल्यूज निकालें स्टेट की। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में जो वैल्यू ऑफ द स्टेट थी वो ऑप्टिमल नहीं था, इट वाज अंडर अ सर्टेन पॉलिसी, ठीक। और जब अंडर सर्टेन पॉलिसी एक स्टेट की वैल्यू आ जाती थी कन्वर्जेंस के बाद हम लोग क्या करते थे, उस पे हम आर मैक्स निकाल के ऑप्टिमल एक्शन निकालने की कोशिश करते थे, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो वैल्यूज थी ये तो ऑप्टिमल नहीं थी ना, तो ये जो एक्शन था ये भी ऑप्टिमल नहीं था। तो इस न्यू एक्शन को हम दोबारा से प्लग इन करते थे, दोबारा से वैल्यूज निकालते थे, ठीक। जो न्यू वैल्यूज आती थी उसके बेस पे हम दोबारा से ग्रीडी एक्शन चूज करते थे, ठीक। जबकि वैल्यू आइट्रेशन आपसे ये कहता है कि आप इसी स्टेट पे ही, इसी जगह पे ही आप मैक्सिमम वैल्यू निकालें, जैसे कि आप पहले वैल्यू निकालें, उससे मैक्सिमम एक्शन निकालें और दोबारा से उसको प्लग इन करें। व्हाई नॉट आप मैक्सिमम वैल्यू पहले से ले लें। तो पॉलिसी इंप्रूवमेंट, देखिए दोनों में पॉलिसी इंप्रूवमेंट है। इस केस में सिर्फ वैल्यू एवेल्युएट हो रही है और उसके बेस पे पॉलिसी इंप्रूवमेंट हो रही है। पॉलिसी इंप्रूवमेंट मीन्स कि डिटर्मिनिंग द पॉलिसी। पॉलिसी इंप्रूवमेंट हमेशा आपको पॉलिसी देता है, पॉलिसी एवेल्युएशन आपको हमेशा वैल्यूज ऑफ द स्टेट देता है। डिफरेंस फिर क्या होगा दोनों में? मतलब उसमें भी तो हम वही पुरानी वैल्यूज पुट करके बाद में मैक्सिमम फाइंड करेंगे फिर से। देखिए इसमें ये होता है कि पहले आप एक इनिशियल पॉलिसी को लेके, जो कि कुछ भी हो सकती है, आप स्टेट की वैल्यूज निकाल देंगे यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जब वैल्यूज कन्वर्ज हो जाएं फिर आप उन वैल्यूज से एक पॉलिसी निकालते हैं। पॉलिसी का मतलब है कि वो कौन सा एक्शन है जो हमें इन वैल्यूज को मैक्सिमाइज करके दे, ठीक। दैट जब एक न्यू पॉलिसी आती है, सॉरी ठीक, कहाँ पे थे हम लोग? सो पॉलिसी इंप्रूवमेंट क्या होती है? पॉलिसी इंप्रूवमेंट इज डिटर्मिनिंग द पॉलिसी। मतलब वैल्यूज हमारे पास जब आ जाती वैल्यू जब आ जाती हैं तो वो कौन सा एक्शन है जो इन वैल्यूज को हमें मैक्सिमाइज करके दे। देखिए एजेंट का मकसद ही क्या होता है? एजेंट का मसला है कि उसने कौन सा एक्शन लेना है। हम ये बात करते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अब तो जो हम पढ़ते आ रहे थे वो पॉलिसी एवेल्युएशन थी कि किस तरह बेलमैन्स इक्वेशन को यूज़ करके आप स्टेट की वैल्यू निकालें। अब इन वैल्यूज को यूज़ करके हम पॉलिसी को कंपेयर तो कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी दूसरे से बेहतर है, लेकिन पॉलिसी निकाल नहीं सकते। बेस्ट पॉलिसी फाइंड करेंगे। यस, बेस्ट पॉलिसी को फाइंड को करने कहते हैं पॉलिसी इंप्रूवमेंट, बेसिकली कंट्रोल, ठीक। तो पॉलिसी आइट्रेशन में आप वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर अ स्पेसिफिक पॉलिसी निकालते हैं, अब उन वैल्यूज की बेस पे फिर एक न्यू पॉलिसी डिटरमिन करते हैं
और फिर उस न्यू पॉलिसी को दोबारा प्लग इन करके दोबारा वैल्यूज ऑफ द स्टेट निकालते हैं और उस पे दोबारा ग्रीडी एक्शन लगा के एक न्यू पॉलिसी डिटरमिन करते हैं। तो इट्स एन आइटरेट, बार बार पॉलिसी को बार बार चेंज करते हैं। मतलब जबकि जी कहना चाह रही है कि अगर एक स्टेट है जी और उसमें स्पेसिफिक एक्शन पे डिफरेंट कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो उसमें लाजमी एक मैक्स रिवॉर्ड होगा पहले से, मतलब कोई भी मैक्स वैल्यू होगी उधर, तो उसके Exactly. उसको जितना भी हम ऑपरेट कर लें हाँ। मैक्सिमम तो मैक्सिमम ही रहेगा, तो क्यों ना हम पहले से मैक्सिमम ले लें। यस, आप देखें यहाँ पे वो डायग्राम जो है, ये डायग्राम हमें क्या कहती है कि पहले आप वैल्यू ऑफ द स्टेट को फुली कन्वर्ज कर लें, ठीक, बार बार पॉलिसी आइट्रेशन लगाते रहें और फुली इसको कन्वर्ज करें, बट दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर अ स्पेसिफिक पॉलिसी। यहाँ पे हम पॉलिसी को फिक्स कर लेंगे और फिर उसके बेस पे एक न्यू एक्शन लेंगे। वैल्यू आइट्रेशन आपको ये कहता है कि जब आप वैल्यूज निकालें तो पॉलिसी को फिक्स ना करें, बल्कि वही एक्शन लें जो कि ऑल इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करके दे। तो बेसिकली वो जो पॉलिसी इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है ना, वो ऑलरेडी इस पॉलिसी एवेल्युएशन में हो रहा है। जो आप मैक्स लगा रहे हैं ना इस पे, तो वो तो पहले से फिर हमने क्या होगा तो तब होगा नहीं। देखिए जब आप दो हैं, यहाँ तो पहले आप वैल्यूज निकालें और फिर बाद में इस पे मैक्स लगाएं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू निकालते वक्त ही आप क्या लगाएं, मैक्स लगाएं, ठीक। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, ये अंडर अ सर्टेन पॉलिसी नहीं होगी, ये रैंडम पॉलिसी में स्टार्ट हमने रैंडम से लिया होगा और हर दफ़ा हम स्टेट की वो वैल्यू कंसिडर करते हैं जो कि इन सारे एक्शन में जो वो वाली वैल्यू जो कि इन चारों एक्शन में मैक्सिमम हो सकती थी। एक्शन पहले लेते पॉलिसी बाद में फॉलो करते हैं इस वैल्यू। वो तो हमेशा होता है वैल्यू ऑफ द स्टेट में, नहीं वैल्यू ऑफ द स्टेट में हम एक्शन पहले नहीं लेते। वैल्यू ऑफ द स्टेट में हमेशा हम पॉलिसी को फॉलो करते हैं ना, कि हम तमाम एक्शंस को कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, ठीक। जब आप मैक्स लगा रहे हैं इट मीन्स कि आप तमाम एक्शन को कंसिडर करके फिर वो वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम है। शाफीन बहुत थ्योरेटिकल समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक पॉलिसी के तहत ये ना बताएं कि स्टेट कौन सी अच्छी बुरी है, बल्कि आप हर दफ़ा स्टेट की वही वैल्यू कंसिडर करें जो कि मैक्सिमम है, ताकि मतलब स्टेट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है हम वो चूज करें। हाँ, इसी कोई भी एग्जांपल पॉलिसी को ना देखें। ये कोई पॉलिसी को ना देगी, ठीक जी। अच्छा, पॉलिसी आइट्रेशन क्लियर है आपको कि एक सर्टेन पॉलिसी की बेस पे वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू के बेस पे हम पॉलिसी निकालते हैं। एंड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो ये न्यू पॉलिसी है दैट इज गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस पॉलिसी बिकॉज हम आर मैक्स लगा रहे हैं। फिर इस न्यू पॉलिसी को दोबारा प्लग इन करके वैल्यू निकालते हैं और दोबारा पॉलिसी निकालते हैं, और कब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी पॉलिसी स्टेबल ना हो जाए। ये फिर ग्रीडीनेस का इशू नहीं क्रिएट कर सकता। तो ग्रीडीनेस का इशू तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी किसी क्वेश्चन था, काशिफ का क्वेश्चन था कि ग्रीडीनेस क्यों। देखें यहाँ पे अगर हम ग्रीडी हो भी रहे हैं ना तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अगर मौजूद है तो फिर अब अगर आप ग्रीडी होते हैं दैट इज नॉट अ बैड थिंग। ग्रीडीनेस तब बुरी चीज़ होती है जब आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना हो और आप एस्टिमेट्स की बेस पे ग्रीडी हो रहे हो। ठीक है, अगर आपको पता है कि बेहतरीन रास्ता ही यही है तो इसमें अगर आप ग्रीडी हो भी जाए तो बुरी बात तो नहीं होती ना। हमेशा हम वही रास्ता चूज करते हैं जिसका हमें ग्रीडीनेस तब बुरी बात होती है जब आपको ना पता हो कि ये बेहतरीन रास्ता है और आप सिर्फ करंट एस्टिमेट की बेस पे कहें कि ये है। तो अब तक हमने एनडीपी पे कहीं भी एस्टिमेट का वर्ड यूज़ किया है? हमने एमडीपी पे कभी भी एस्टिमेट का वर्ड यूज़ नहीं किया। कभी गौर किए क्यों? बिकॉज हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, हम एस्टिमेट कभी नहीं लगा रहे, हम एक्चुअल वैल्यूज़ की बेस पे ही सब कुछ कर रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली प्लानिंग। ये आज हम पढ़ेंगे, ये प्लानिंग ही थी। अब तक एजेंट को हमने एनवायरनमेंट में छोड़ा ही नहीं है। एजेंट के पास इंफॉर्मेशन थी कि उसने पॉलिसी कौन सी फॉलो करनी है। एजेंट के पास ये वाला फंक्शन भी था जिसको बताता है कि ये एक्शन फॉलो करके आप किस न्यू स्टेट पे जाते हैं, कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी मौजूद है तो वो बैठ के सारी प्लानिंग करता है, सारी वैल्यूज निकालता है, ऑप्टिमल एक्शन निकालता है, और एक दफ़ा जब उसके पास ऑप्टिमल एक्शन आ जाए तब वो एनवायरनमेंट में चला जाता है, तब वो इंटरेक्शन करता है। तो अब तक हमारे एमडीपी में एजेंट ने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई बिकॉज उसके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। वो अब तक बैठ के सिर्फ प्लानिंग करता रहे। जी, ये सब जानने के बाद तो फिर पॉलिसी वाला फैक्टर तो इतना मायने नहीं रखता। अगर हम यही टेक्निक कहीं और भी जगह लें तो पॉलिसी हर दफा मैक्सिमम लें तो पॉलिसी वाला जरूरत नहीं करेंगे।
और इस पॉलिसी के मुताबिक ये अच्छी है, इस पॉलिसी हर दफा मैक्सिमम ये, तो ऑप्टिमल पॉलिसी बार-बार आएगी। हर दफ़ा नहीं, देखें पहले आपने वैल्यू ऑफ द स्टेट के लिए वो वैल्यू कंसिडर की स्टेट की जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, ठीक। लेकिन ये तो डायनामिक प्रोग्रामिंग है ना, ये तो इनिशियल वैल्यूज कुछ और होती हैं, जब तक ये कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वाकई में इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। वंस जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है तब उसके बेस पे हम कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये वैल्यूज आ गई हैं तो अब मैक्सिमम एक्शन कौन सा है। अच्छा, पहले हम वो मेमोराइजेशन करेंगे, वो करेंगे, यस वो कन्वर्जेंस तो करेंगे ना, ठीक। चलो वो कंफ्यूजन पहले कन्वर्जेंस तो होगी बिकॉज डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपके पास यहाँ की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, पिछली को कंसिडर करेंगे, और पिछली तो हम खुद भी कंसिडर कर सकते हैं, इट मीन्स कि वो गलत भी तो हो सकती हैं। तो हमें बार बार करना पड़ेगा जब हमारे पास वैल्यूज कन्वर्ज हो, जब हम इस लूप से निकलेंगे इट मीन्स कि वी हैव द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द स्टेट, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अच्छा वो कौन सा एक्शन है जो हमें ये ऑप्टिमल वैल्यू दे रहा है, दैट विल बी आवर ऑप्टिमल पॉलिसी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक। यानी हमने अब तक तो वो बात में दोबारा जो मैंने कर ली थी कि अब तक हमने एमडीपी में किया क्या है, अब तक हमने सिर्फ प्लानिंग की है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्लानिंग, बिकॉज हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, देखें हम या तो बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी यूज कर रहे थे या हम बेलमैन इक्वेशन यूज कर रहे थे, फिर बाद में इस पर हम आर मैक्स लगा रहे थे। जी इंफॉर्मेशन ली थी, अगर एनवायरनमेंट में एजेंट उतरता है इंफॉर्मेशन चेंज होती है, यस उस पर हम बात अभी नेक्स्ट वही है हमारे सब्जेक्ट का, वो उसका सिलेबस वही है। पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि मॉडल है, इंफॉर्मेशन सारी है, तो फिर एजेंट को सिर्फ प्लानिंग करने की जरूरत है, सही है। फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर एजेंट क्या करेगा मजबूरन, जब इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा, वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू लर्न करेगा। तीसरे में हम कहेंगे कि अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, दोनों को लेके कैसे चलें। नहीं मैं मेरा कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल एजेंट अगर इस स्टेट में एक्शन अच्छा है, लेकिन जब एनवायरनमेंट में गया उसमें एक्शन अच्छा था ही नहीं, तो इट मीन्स कि फिर यहाँ पे मसला था ना, इस इन्फॉर्मेशन गलत थी। तो फिलहाल हम ये एज्यूम करें कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, इट्स अ मॉडल ऑफ द सिस्टम। तो अब तक जो हमने जितना भी काम किया है वो हम ये एज्यूम कर रहे थे कि हमें पॉलिसी भी पता थी, इनिशियली एजेंट को कोई पॉलिसी दी गई थी। खैर पॉलिसी हम खुद से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ना, लेकिन जो चीज़ वाकई में मैटर करती थी वो क्या चीज़ थी, दिस फंक्शन। इसको हम हमेशा एज्यूम करते थे कि हमारे पास गिवन था, और हम हमेशा एज्यूम करते थे कि हमें रिवॉर्ड्स की वैल्यूज भी पता होती थी, ठीक। सो अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज पता हो तो एजेंट क्या करेगा, इन वैल्यूज को यूज करके वैल्यूज निकालेगा और एक्शन निकालेगा, उसके पास ऑप्टिमल एक्शन आ जाएगा, उसके बाद फिर वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ठीक। सो अभी तक एजेंट ने सिर्फ प्लानिंग की है। तो आप लोग एआई पढ़ चुके हैं ना, कितनी किस्म के एजेंट्स होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स एजेंट होते हैं, कुछ प्लानिंग एजेंट होते हैं, कुछ कौन से एजेंट्स होते हैं, गोल बेस्ड वगैरह, ठीक। अब मुझे ज़्यादा उसकी ये चीज़ याद नहीं है, बट दिस इज एन एजेंट जो कि बैठ के सारी प्लानिंग कर रहा है, और प्लानिंग करने के बाद फिर वो जाके एनवायरनमेंट के साथ यस यस बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द स्टेट जो कि हमें निकाली है। बिकॉज ये देखें ना इक्वेशन क्या कह रहा है आपको, वो एक्शन निकालो जो कि इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, लेकिन ये वैल्यूज कहाँ से आई होंगी, ये वाली ये पॉलिसी इवैल्यूएशन से आई होंगी, ठीक। चलें जी, सो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड, सो दिस एमडीपी में अब तक हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग से पॉलिसी इवैल्यूएशन का पार्ट था। तो एक जल्द से क्विक रिकैप करते हैं पूरे कोर्स का। वो फिर सिलेबस आगे नहीं जाएगा मैम, आगे नहीं सिलेबस आगे क्यों नहीं जाएगा, और रिकैप 15 मिनट हो ये आप नहीं करना चाहते रिकैप, सही है, हो गया। सही है। तो मुझे बताएं मल्टी आर्म ब्रांडेड प्रॉब्लम में और एमडीपी में, ठीक। क्योंकि क्या इसलिए कह रही हूँ कि देखें अभी मैं आपसे कहता एस्टीमेट का वर्ड हमने अभी एमडीपी में कहीं यूज़ नहीं किया था, जबकि मल्टी आर्म ब्रांडेड प्रॉब्लम में तो हम एस्टीमेट ही करते थे बार बार। वहाँ पे हमने बिग क्यू यूज़ करते थे, यहाँ पे हमने स्मॉल क्यू यूज़ किया था। रीज़न क्या था कि दिस बिग क्यू वाज बेसिकली एन एस्टीमेट, और मल्टी आर्म ब्रांडेड में हम एस्टीमेट क्यों करते थे, बिकॉज उस टाइम हम कहते थे कि वहाँ पे हमें ट्रू वैल्यूज़ नहीं पता होती थी। एंड व्हाट वर द ट्रू वैल्यूज़ ऑफ द एक्शंस, एक ये था कि मल्टी आर्म ब्रांडेड में स्टेट नहीं था लेकिन एक्शन तो था, लेकिन एक्शन की भी हमें ट्रू वैल्यूज़ पता नहीं थी।
यानी व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न वी गेट बाय फॉलोइंग दिस एक्शन, वो हमें पता नहीं थी। तो हम क्या करते थे, एस्टिमेट लगाते थे। और एस्टिमेट कैसे लगाते थे, एजेंट हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता था, हमें रिवॉर्ड मिलता था और उस रिवॉर्ड के बेस पे फिर हम एस्टिमेट करते थे, ठीक। लेकिन अब तक जो हम एमडीपी में बात कर रहे थे, तो हम एमडीपी में हमेशा ये बात करते थे कि प्रोबेबिलिटी गिवन है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जी चलें। सो अब हम क्या करेंगे, इब्राहिम, हम क्या डिस्कस करें? इब्राहिम असलम नाम ही है ना, ठीक, बताएं क्या करेंगे अभी। ये सारी डिस्कशन हम क्या कह रहे हैं कि मल्टी आर्म बैंडेड में हमारे पास क्या था, ट्रू वैल्यूज नहीं होती थी तो हम लोग एस्टिमेट्स लगाते थे। एमडीपी में हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन होती थी तो हम कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते थे। हम स्टेट की वैल्यू को निकालते हैं बाय यूजिंग बेलमैन्स इक्वेशंस और फिर उसके बेस पे हम ऑप्टिमल पॉलिसी निकालते हैं। बट व्हाट इफ के हमें ये प्रोबेबिलिटीज गिवन ना हो, एमडीपी में अगर हमें ये फंक्शन गिवन ना हो, दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट डायनेमिक्स, तो आपके इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। अगर एमडीपी में आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ना हो तो कैन यू यूज द बेलमैन्स इक्वेशन? नहीं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए वी हैव टू लेट द एजेंट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो अब जो हम मेथड्स पढ़ेंगे, दीज आर कॉल्ड सैंपल बेस्ड मेथड्स। एंड व्हाट इज मेंट बाय सैंपल, कि आप सैंपल्स लेंगे इन्वायरमेंट के साथ, आप इंटरेक्शन करेंगे और आपको सैंपल्स मिलेंगे और उस सैंपल्स के बेस पे फिर आप वैल्यूज और वैल्यूज और एक्शंस डिटरमिन करेंगे, ठीक। सो व्हाट इज मेंट बाय सैंपल, कि हम एजेंट्स कहेंगे कि नहीं अब तुम जाओ एक स्टेट में कोई भी एक्शन लो, ठीक, तुम एक नए स्टेट एस प्राइम पे चले जाओगे, तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। फिर उस नए स्टेट में कोई भी एक्शन लो, दोबारा से एक नए स्टेट पे जाओगे, दोबारा से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। वी लेट द एजेंट इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, कब तक, जब तक कि वो एपिसोड खत्म ना हो जाए। और जब वो एपिसोड खत्म हो जाएगी तो अब इसके बेस पे हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे कि ये जो इस एपिसोड थी इसके मुताबिक कौन सा स्टेट और कौन सा एक्शन अच्छा था। लेकिन क्या एक एपिसोड के बेस पे ये बात कहना मुनासिब होगी कि कौन सा स्टेट कौन सा एक्शन अच्छा था? नहीं। इट मीन्स कि हमें मल्टीपल टाइम्स एपिसोड्स करनी पड़ेंगी। सो ये जो तरीका होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं ताकि यू डिटरमिन सम रिजल्ट्स, एंड इफ दैट प्रोसेस हैज सम रैंडमनेस। अब इसमें रैंडमनेस तो है ना, बिकॉज आप स्टेट लेते हैं तो इस स्टेट में डिफरेंट एक्शंस के ऑप्शंस होते हैं। एजेंट कोई एक एक्शन लेगा, फिर उसके पास डिफरेंट एस प्राइम के ऑप्शन हो सकते हैं, एजेंट किसी एक एस प्राइम पे जाएगा, फिर डिफरेंट रिवॉर्ड्स के ऑप्शन हो सकते हैं, कोई एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस पूरे फिनोमेना में देयर इज रैंडमनेस। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें रैंडमनेस हो और फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ डिटरमिन करना चाहते हैं, सच क्लास ऑफ मेथड्स आर कॉल्ड मोंटी कार्लो मेथड्स। अब रमजान में सबको मोंटी कार्लो से कुछ और याद आएगा, ठीक। सो ये वो मोंटी कार्लो नहीं है। मोंटी कार्लो, किसी ने माफी का नाम लिया, यस। सो मोंटी कार्लो इज बेसिकली फेमस फॉर सिटी विच इज फेमस फॉर गैम्बलिंग। Yes, इसकी famous चलिए आ जाए। सो व्हाट आर मोंटी कार्लो मेथड्स? मोंटी कार्लो मेथड्स को मोंटी कार्लो कहते क्यों हैं? बिकॉज मोंटी कार्लो अगर गैम्बलिंग के लिए फेमस है तो गैम्बलिंग में किस चीज़ का अमल दखल होता है? प्रोबेबिलिटी का, रैंडमनेस का, ठीक। चलिए तो अच्छी किस्मत होगी फिर। सो ये आप लोगों ने शायद वो कोर्स ये CCS और ऐसे वाले कोर्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, उसमें फिर पढ़ते हैं मोंटी कार्लो मेथड्स, ठीक।
So पूरी दुनिया जाती है that is an interesting course वैसे by the way, modeling and simulation. आप पढ़ाइए मैं पढ़ाती रही हूँ अब Extra तक पढ़ाई। CSYC को, बट अब 133 का डाल कर लेंगे आप लोग के तो अभी हमारे 130 129 है 130 है 129 है चल अभी क्विज भी हमने लेना है. सो मॉन्टी कार्लो मेथड्स किसे कहते हैं? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सैंपल बेस्ड मेथड्स. और सैंपल बेस्ड मेथड्स में वी आर लेटिंग द एजेंट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. ठीक. और अब हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ चीज़ डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट आर मॉन्टी कार्लो मेथड्स? एनी एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ रैंडमनेस and you try to find out some values by repeating that experiment for a large number of time. That is simply Monte Carlo. For example, आपको एक कॉइन दिया जाए और आपको नहीं पता कि अब ये फेयर कॉइन है या बाइस्ड कॉइन है जिसपे हेड और टेल है, और आपसे कहा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो अगर तो आपको पता है कि ये फेयर कॉइन है तब तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0.5. बट इफ यू आर नॉट श्योर तो फिर कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड और टेल की? बाय रिपीटिंग अ नंबर. आप उस कॉइन को सपोज 100 टाइम्स टॉस करें. सपोज 70 टाइम्स अगर हेड आता है, 80 टाइम्स हेड आता है और 20 टाइम्स टेल आता है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0.2. लेकिन ये आप एक्सपेरिमेंट की बेस पे कह रहे हैं एंड दिस वैल्यू विल नॉट बी एक्यूरेट. ये वैल्यू कब एक्यूरेट होगी? वो डिपेंड करता है कि आपने एक्सपेरिमेंट्स कितने किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फेयर कॉइन भी दूं और आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 दफ़ा टॉस करें और दोनों दफ़ा अगर हेड आए तो क्या आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1? नहीं ना. इट मीन्स कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो योर एक्सपेरिमेंट शुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ताकि आपका कॉन्फिडेंस उस पर ज़्यादा हो. तो हम भी ऐसे करेंगे कि एजेंट को कहेंगे कि स्टार्ट हो जाओ. ठीक. विदाउट एनी पॉलिसी रैंडमली स्टार्ट हो जाएगा. एक स्टेट में एक एक्शन लेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, दोबारा एक एक्शन लेगा, रिवॉर्ड मिलेगा. एक दफ़ा एपिसोड कंप्लीट होगी, हम उस एपिसोड के बेस पे क्या करेंगे उस एपिसोड के बेस पे वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालेंगे एक एपिसोड के बेस पे. ठीक. फिर दोबारा एपिसोड रिपीट कराएंगे, दोबारा वैल्यू निकालेंगे. तो जितनी दफ़ा हम एपिसोड को ज़्यादा टाइम रन करेंगे तो इट मीन्स कि फिर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द स्टेट्स होंगी वो अब कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो इस तरीके हम कहते हैं मॉन्टी कार्लो मेथड्स. ये क्या करते हैं दोबारा बताएं. देखें, वैल्यू ऑफ द स्टेट में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना. पॉलिसी, अब सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं. पॉलिसी वैल्यूएशन ही करेंगे, पॉलिसी इंप्रूवमेंट ही करेंगे. लेकिन अब वजह से कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन हो, हम एक्चुअल करके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. ठीक. तो एक्सपेरिमेंट में हम एपिसोड, व्हाट इज एन एपिसोड? स्टार्ट स्टेट और जब टर्मिनेशन स्टेट तक. ठीक. एक एपिसोड हो जाएगी, उसकी बेस पे हम वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे एपिसोड करेंगे, फिर तीसरे एपिसोड करेंगे. और कब तक करेंगे? फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम हम इन एपिसोड्स को रिपीट करेंगे और उसके बेस पे हम वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालेंगे. जी. मैम, इसमें हमने जो लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला कंसेप्ट कराया वो यूज होगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू. इस टाइम एस्टिमेट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि हम मल्टी आर्म डायनेमिक में करते थे. बताती हूँ. देखें, वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होती है? इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न, ठीक, विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट. ऐसी होता है. ठीक. एक्सपेक्टेड वैल्यू किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल की क्या होती है कि आप हर आउटकम को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर ऐड करते हैं. दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. उसमें प्रोबेबिलिटी का जानना ज़रूरी है. लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी ना पता हो तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय फाइंडिंग एवरेजेस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब तक हम एमडीबी में क्या फाइंड आउट कर रहे थे? हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते थे. हम हर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते थे उसके आउटकम के साथ और फिर ऐड करते हैं. इसका मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में नहीं पता. यस, एवरेज में फिर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सैंपल ले रहे होते हैं वो सबकी इक्वल ले रहे होते हैं. और एवरेज क्या चीज़ होती है? सो डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? एवरेज इज कि आप एक्चुअली जो आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं आप उनका सम करके डिवाइड करते हैं. और एक्सपेक्टेड वैल्यू में नहीं, इसको एस्टिमेट ना किया करना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है. ठीक. बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता होती है. जरूरी नहीं कि जब आप रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करें तो आपका एवरेज एग्जैक्टली वही हो. बिकॉज वो तो इस पर डिपेंड करता है कि आपने एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा किया है. फॉर एग्जाम्पल इसके हम कैसे निकालें कि वही हेड और टेल की एग्जाम्पल लें.
नंबर, अगर एक फेयर कॉइन है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टेल्स। लेकिन एवरेज में क्या ऐसे ही होगा? जब हम एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली करेंगे तो क्या ज़रूरी है कि उतने ही नंबर ऑफ हेड्स आएँ जितने नंबर ऑफ टेल्स आएँ? नहीं। सो एवरेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। द एवरेज विल बिकम इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू only if the experiment is repeated a large number of time। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं ना? Yes. इसमें एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी कुछ होता है। अच्छा, ये तो कंप्यूटर साइंस का जरा प्रोबेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, इसको देख लें, ठीक। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स आपको वो जो हम एवरेज, हम कहते हैं कि अगर एक एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम रन किया जाए तो वो एवरेज को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। अब यस, एवरेज आपकी एक्चुअल वैल्यू को अप्रोच करना स्टार्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। यानी आप जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू के करीब तब होगा इफ यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट। सैंपल को अगर मल्टीपल टाइम रन किया जाए तो वो पॉपुलेशन के मीन को, यस, वो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन के मीन को तब पहुंचेगा इफ इट इज रिपीट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच करेगी एवरेज को, एवरेज अप्रोच करेगी, एवरेज अप्रोच करेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू को। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी की, वो होती है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई आउटकम, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। एवरेज होते हैं जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं, उसको हम एवरेज कहते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में दोनों टर्म्स को कैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है और एवरेज वो होती है जो आपके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आ रही होती है। मतलब लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स हम ये कहते हैं कि n नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई चीज रन होती Yes. है वो उसके मीन पे चला जाता है। इसका जो मीन होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वल हो जाता है। तो जैसे ये एवरेज अगर हम हाँ, n टाइम्स करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू Yes. करीब आएगा। ठीक। सो दैट इज मॉन्टे कार्लो मेथड्स। और ये आपने गैम्बलिंग वाली क्या है? गैम्बलिंग इसलिए कि इसको इन मेथड्स को मॉन्टे कार्लो कहते क्यों हैं? Monte Carlo applies to all those methods in which you repeat an experiment a large number of times, given that experiment has the element of randomness. तो जब randomness इसलिए कहते हैं कि Monte रैंडमनेस को कम करने के लिए अगर हम यानी किसी भी प्रोसेस में randomness है और आपको उसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी नहीं पता और आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, उन मेथड्स को हम कहते हैं Monte Carlo मेथड्स। उससे रैंडमनेस कम होगी? नहीं, randomness क्यों कम होगी? अगर हम वो एक्सपेरिमेंट्स करके n नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट्स करें तो एक randomness तो उस प्रोसेस का, देखिए मैं आपसे कहूँ कि एक कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकाल के दें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, फ्लिप करेंगे फ्लिप, हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट करने से प्रोबेबिलिटी तो कम नहीं हुई ना हेड और टेल की, नहीं। रैंडमनेस तो कम नहीं हुई, ठीक। लेकिन आपको उसकी चूंकि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी पता नहीं थी, आपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकालने की कोशिश की, ठीक जी। आपने कहा तो शुरू क्लास में जब एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो भी हम वो वही वैल्यू की जगह पे एक्सपेरिमेंट हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें। नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, शुरू में जब हमने बात की वो एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट होता है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, तो एस्टीमेट जो होता है वो बिग क्यू, वो आपकी इस क्यू स्टार के इक्वल तब पहुंचते, तो ये एस्टीमेट था और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, ठीक। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में प्रोबेबिलिटीज वगैरह होती हैं और एस्टीमेट आप एवरेज के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। मल्टी आर्म बैंडेड में हमने ये एस्टीमेट कैसे निकाले थे? मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम्स में हमने ये एस्टीमेट कैसे निकाले थे? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो एक सैम्पल एवरेज मेथड था और दूसरा इंक्रीमेंटल अपडेट मेथड था, उनके थ्रू हम एस्टीमेट निकालते हैं और हम कहते हैं कि ये एस्टीमेट इस एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वल तब होगा जब हम अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम इस एस्टीमेट को निकालें। मल्टी कार्लो भी वही करेगा। मॉन्टे कार्लो भी वही है, हम मॉन्टे कार्लो पहले कर चुके हैं, इट और मींस बस तो हम मल्टी आर्म बैंडेड में जो हम कर रहे थे वो मॉन्टे कार्लो ही था। अब हम मॉन्टे कार्लो के अप्लाई कर रहे हैं किस पे? एमडीपी पे। और एमडीपी पे और मल्टी आर्म में क्या फर्क है? स्टेट का। मल्टी आर्म में स्टेट्स नहीं थे और एमडीपी में हमारे पास अब स्टेट्स आ चुके हैं। क्लियर चीज? सिर्फ इस तरह है ना कि हम एवरेज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं यूजिंग Yes. एस्टीमेट ओवर यूजिंग एक्सपेक्टेड नहीं, वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें पता ही नहीं है। इधर की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुझे मीन उसका पता नहीं होता, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के थ्रू उसका मीन प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन और अगर मैं उसको आप- लार्ज नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, आप उसको ऐसे समझ ऐसे, लेकिन इस यहाँ पे जो बुक की जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू, जो आपको तब पता चलती है जब आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं आउटकम के साथ।
और एवरेज या एस्टीमेट जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। तो ये हमारा एवरेज और एस्टीमेट जो है हम कहते हैं कि वो तब एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल होगा जब इसको हम अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू में नहीं पता। किसी ने प्रोबेबिलिटी निकाली होती है तो वो भी तो किसी एक्सपेरिमेंट से निकाली होगी ना, तो फिर भी मतलब वो एवरेज होगी ना। नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं स्टोर है ना। यस बट दैट्स हम कहते हैं कि वो श्योर है, यानी वो उसमें उसको बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर देगा। यस नाउ इट बिकम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। हां, अगर हम एवरेज को बहुत तक ले जाए तो वो भी उसी